आप सभी को नमस्कार। हमारी आवाज लग रहा है आप सभी को सुनाई पड़ रही होगी। मैं रामचंद्रेश्वर दत्त वाजपेयी, सहायक उप शिक्षा निदेशक SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ। आज के लिए आपके प्रशिक्षण का विषय है जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। नाम ही है इसका, जन सूचना का अधिकार अधिनियम। तो सूचना एक शब्द आया है, सूचना से आशय क्या है? आपके कमेंट्स हमें मिलते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक पक्षीय नहीं रहेगा, फिर प्रशिक्षण का स्वरूप और सुंदर हो जाएगा। तो आपसे ये अनुरोध है, जो भी हमारी बातें सुन रहे हों वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूचनाएं हैं क्या? सूचना कहते किसे? किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री सूचना है। जैसे इसमें क्या हो सकता है? इसमें कोई दस्तावेज हो सकता है, कोई धारित अभिलेख हो सकता है। अभिलेख के अतिरिक्त ईमेल, ज्ञापन, यहाँ से अलग कर लेंगे आज। नहीं अच्छा। तो इसमें है क्या? ईमेल है और सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लाग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री ये शामिल है। इसमें किसी निजी निकाय से संबंधी ऐसी सूचना भी शामिल है जिसे लोक प्राधिकरण तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है। तो स्पष्ट सी बात है, सूचनाएं हैं क्या? और वह सूचना अधिकार का अधिनियम 2005 जो है उसमें सूचना से जो आशय लोग निकालते हैं उसमें इन चीजों को शामिल किया गया है। बात यह आती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की हिस्ट्री पे हम नहीं जाना चाहेंगे। जो हमारे मतलब की चीज है, जो हमारे लिए प्रायः उपयोगी रहती है और हमें उसके संदर्भ में कार्यालय और कार्यालयी कार्यों के लिए करना पड़ता है, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम ध्यान देंगे, वरना इस पे तो कई लेक्चर लिए जा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन। इसकी धारा 6(1) है। हम सारी धाराओं को एक से लेकर के जो भी धाराएं हैं उन पे हम जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मुख्य धाराओं को हम ले रहे हैं। धारा 6(1) होती क्या है? इस धारा के अंतर्गत हम आवेदन करते हैं, जो सूचना धारक है उसको संबोधित करते हैं और उससे हम सूचनाओं को लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अनुरोध के साथ में कुछ नियम हैं। वो कौन से नियम हैं? कैसे अनुरोध किया जाएगा और अनुरोध के साथ में कुछ शुल्क भी रखा गया है। वह शुल्क क्या है? उत्तर प्रदेश में 10 रुपये संदाय शुल्क है। माने निर्धारित फीस है, वह फीस जो है वह 10 रुपये रखी गई है। वो किस रूप में हो सकती है? आपके पोस्टल ऑर्डर के रूप में हो सकती है। आप उसका जो बैंक के माध्यम से 10 रुपये का कोई विपत्र जो भी हो उसके माध्यम से भी हो सकती है। आप 10 रुपये नगद 10 रुपये का नोट भी लगा सकते हैं। जो गेटवे पेमेंट होता है उसके माध्यम से भी हो सकती है। तो हमारे आवेदन करते समय धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन किया जाता है
और जब हम आयोग में यदि कोई केस होता है तो प्रायः एक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना, इसका 6-1 कहाँ है, तो 6-1 से आशय होता है उसका मूल आवेदन पत्र, जो कि उसने सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन किया है। सिक्स वन का आवेदन जब प्राप्त होता है वो संबंधित अधिकारी को दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से भी प्रेषित कर सकते हैं आप, उनके कार्यालय को आप व्यक्तिगत रूप में कार्यालय में जमा भी कर सकते हैं, और वह उनके यहाँ सूचना प्रकोष्ठ में पंजीकृत एक रजिस्टर होता है, उसमें पंजीकृत हो जाता है। उस रजिस्टर में पंजीकृत होने के बाद उसकी निर्धारित अवधि होती है कि 30 दिन के अंदर संबंधित सूचना का सूचनाधारक उन सूचनाओं को संबंधित आवेदनकर्ता को प्राप्त कराएगा। इस दिन का जो समय रखा गया है वह महत्वपूर्ण है। अब यदि वह सूचना संबंधित सूचना धारक के पास में नहीं है, माने वह सूचना धारक नहीं है जिसको आवेदन किया गया है, तो वह संबंधित जन सूचना अधिकारी उस संबंधित सूचना के संदर्भ में जो भी सूचना धारक उसके संज्ञान में होगा उसे वह अंतरित करेगा। तो यह अंतरण करने की जो धारा है वह धारा 6(3) कहलाती है। इस संदर्भ में वह निर्धारित अवधि का पालन करेगा। वह निर्धारित अवधि है 5 दिन की। 5 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में इस धारा में स्पष्ट उल्लेख है कि यथास्थिति प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्त सहायता प्रदान करेगा। और स्पष्ट इसमें उल्लेख है कि यह सूचना या संबंधित जो भी उसके द्वारा आवेदन किया गया है वह किसी भी दशा में 5 दिन के अंदर ही उसे अंतरित किया जाना है। फिर इसके बाद बात आती है 6(3) में, जहां किसी ऐसे सूचना के लिए अनुरोध करते हुए कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित की गई है या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को जो समुचित हो उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा। ऐसे अंतरण के संबंध में आवेदक को तुरंत सूचना देगा, परंतु यह कि उस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। तो इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोग डाइट में हैं, जिले स्तर पर डाइट से संबंधित जन सूचना अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद को बनाया गया है। तो संबंधित जनपद के प्राचार्य महोदय अपनी उन सूचनाओं के संदर्भ में आपको वह दायित्व दे सकते हैं। उनकी अनुपस्थिति में आप भी प्राचार्य कभी बनते हैं। 3 बातों का विशेष ध्यान रखें कि जो भी जन सूचना से संबंधित आवेदन आए हैं पहले उनको आप देखें, उनको देखते हुए यह देखें कि वह आपके डाइट से संबंधित है कि नहीं है।
यदि आपके डाइट से संबंधित नहीं है तो प्रत्येक दशा में 5 दिन के अंदर उसे अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे। 5 दिन के अंदर आप यह निर्धारित कर लेंगे कि हाँ, कौन सा ऑफिस है, कौन सा कार्यालय है जहां के जन सूचना अधिकारी से संबंधित वह सूचना है, और तत्काल उसे आप अंतरित कर देंगे। अब 5 दिन का टाइम है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि 5वें दिन ही करें। आप पहले दिन भी कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो अधिकतम इसकी अवधि सीमा निर्धारित की गई है वो 5 दिन की है। मान लीजिए यह स्थिति नहीं बन पाती है और वह सूचना आप इस स्थिति में है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, विनिश्चय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आप परामर्श कर सकते हैं। कभी कभी यह स्थिति आ जाती है कि वह धारा 5(4) और 5(5) के अंतर्गत ही रखी जाती है। मान लीजिए आपसे संबंधित नहीं, आपके कार्यालय के अधीन किसी से संबंधित है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उसके सूचना धारक तो नहीं है बतौर जन सूचना अधिकारी, लेकिन वह सूचना आपके कार्यालय में किसी अन्य अधिकारी से संबंधित है, ऐसी दशा में, या किसी अन्य पटल से संबंधित है, ऐसी दशा में एक धारा है 5(4) और 5(5). जो 5(4) हमने पहले ही बताया था कि जिसके अंतर्गत किसी अन्य से संबंधित होने पर वह जो लोक सूचना अधिकारी है वह ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। तो यह जो अंतरण की बात आती है वह धारा 5(4) और 5(5) में भी है, और मुख्य रूप से यह अंतरण की स्थिति जब किसी दूसरे कार्यालय से संबंधित होती है तो वह धारा 6(3) के अंतर्गत आती है। इसके बाद आप यह महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात होगी कि मान लीजिए 30 दिन के अंदर किसी ने कोई सूचना नहीं दी, तो फिर क्या करेगा वो? फिर वो अपील करता है और वह अपील 30 दिन के बाद ही की जाएगी। 30 दिन तक के उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि 30 दिन तक के वह सूचना यदि नहीं पाता है तो वह फिर 30 दिन के पश्चात अपील करेगा, संबंधित अपीली अधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन करते समय उसे अपने साक्ष्यों को देना पड़ेगा। वो साक्ष्य क्या है कि जिस सूचना धारक अर्थात जन सूचना अधिकारी के को आवेदन किया गया है उसको भेजे गए पत्र की रसीद, माने जो रजिस्ट्री की गई है उसकी छाया प्रति और तिथि सहित उसका उल्लेख करेगा। जो उसने शुल्क दिया है वह शुल्क के बारे में उल्लेख करेगा। शुल्क यदि रुपए के रूप में दिया है या ड्राफ्ट के रूप में दिया है तो उसका नंबर, उसकी छाया प्रति वह देगा। फिर वह संबंधित अपीलीय अधिकारी को अपील करेगा। अपील धारा 7 के अंतर्गत आती है। जो अनुरोध है उनसे निपटारा अपील के रूप में अपीली अधिकारी करते हैं और इस संदर्भ में उनके यहाँ निर्धारित जो प्रक्रिया है यदि उसका पालन नहीं किया गया है तो उस अपील पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अस्पष्टता के कारण से आपको सूचना ना मिल पाए। दूसरी अपील फिर आयोग में होती है। प्रथम अपील माने प्रथम अपीली अधिकारी संबंधी विभाग के अध्यक्ष को प्रायः बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक महोदय अपीली अधिकारी हैं, तो ये प्रथम अपीली अधिकारी कहे जाते हैं। दूसरी अपील
माननीय आयुक्त महोदय को राज्य सूचना आयोग को किया जाता है। एक इसमें विशेष बात ध्यान देने की है, उत्तर प्रदेश राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2015 है। तो इसमें जो हमने अभी बताया कि धारा 6(1) माने धारा 6(1) के अंतर्गत जो आवेदन किया जाता है उसके लिए यह एक नियमावली बनाई गई है। उस नियमावली का नाम है उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग 2। इसकी अधिसूचना संख्या है 544/43-2-2015 सुआनी 2015 ब्रैकेट में 2015 लखनऊ दिनांक 3 दिसंबर 2015। ये तो हमने थोड़ा सा इसका वह स्वरूप बताया। इसे हम उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 कहते हैं। तो इसके अंतर्गत माननीय आयोग के द्वारा एक स्पष्ट रूप में प्रारूप दिए गए हैं। वो प्रारूप फॉर्मेट जो उन्होंने दिए हैं उसमें यह अपेक्षा की गई है कि उस फॉर्मेट के आधार पर आवेदन किया जाएगा और वह फॉर्मेट जो रखा गया है वह हमारे इस आयोग के द्वारा एक इसकी जो प्रकाशित प्रति है हम इसे डाउनलोड करके आपको ईमेल से भिजवा देंगे। हमारा आज का लेक्चर कल के लिए था, लेकिन आज आरटीआई का लेक्चर कुछ कतिपय कारणों से, कुछ अपरिहार्य कारणों से आज हो रहा है। इस वजह से इसकी जो ईमेल के माध्यम से अथवा इसका जो सामग्री है वह आपको बाद में दे दी जाएगी। तो इसमें आप पृष्ठ संख्या देखेंगे, पृष्ठ संख्या 13 से लेकर के और इसमें पृष्ठ संख्या 23 तक प्रमुख फॉर्मेट है। उसके बाद भी जो एनेक्सर हैं उसमें 32 तक के अन्य हैं जो सभी आपसे मतलब नहीं, जो मुख्य हैं उसमें हम आपको बताए दे रहे हैं कि जो आवेदन किया जाएगा वह उसमें फॉर्म नंबर 4, 5 और 6 है। ठीक है, इस संदर्भ में इन्हीं माध्यम से जो आवेदन होंगे उसके लिए फॉर्मेट दिया गया है कि उसमें कौन कौन सी चीजों को रखा जाएगा, कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। जैसे कि जो प्रेषित करने वाला व्यक्ति है वह अपना पूरा पता लिखेगा, किसको संबोधित कर रहा है वह भी लिखेगा, वो अपना नाम पूरा लिखेगा, अपने जो उसमें फीस लगा रहा है उसका डिटेल लिखेगा, फीस के संदर्भ में जो उसके जो साक्ष्य हैं वह भी स्पष्ट करेगा। इस प्रकार से इन सब चीजों के सापेक्ष वह आवेदन करेगा। इस आवेदन को संबंधित कार्यालय में रजिस्टर्ड किया जाता है, पंजीकृत किया जाता है। उसके लिए भी प्रत्येक कार्यालय के लिए एक आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्टर बनाया गया है, उसको फॉर्म 3 के रूप में रखा गया है। पेज संख्या 15 पर है ये। तो इसमें है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन माने एप्लीकेशन की जो डेट है वो है, उसका नाम है, उसका पूरा पता है, और यदि यह धारा 6(3) के अंतर्गत किसी अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित की जाती है तो उसके लिए वह कॉलम दिया गया है, किसको अंतरित किया गया है वह भी अंकित किया जाएगा इस आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्टर में। डेट ऑफ ट्रांसफर अर्थात किस तिथि को
अंतरित किया गया है और वह अंतरण के संदर्भ में यदि कोई अतिरिक्त फीस ली गई है तो उसके बारे में भी डिटेल लिया जाएगा। अब एक प्रश्न आया है कि अतिरिक्त फीस, वो अतिरिक्त शुल्क क्या है? जब वह आवेदन करेगा तो वो निर्धारित शुल्क तो उसने लगा दिया 10 रुपए का, लेकिन वह सूचना कई पृष्ठों में है और उन पृष्ठों से संबंधित जो फीस है वह निर्धारित की गई है। वह जो उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 है उसमें जब आप देखेंगे तो A4 साइज के लिए, जरा पीपीटी दे दीजिए तो इसमें जो है उनको कुछ मटेरियल मिल जाएगा। A4 साइज के लिए 2 रुपए पर पेज के हिसाब से उसकी गणना कर ली जाएगी। मान लीजिए 10 पेज हैं तो 10 गुणे 2 बराबर 20 रुपए हो गए, तो 20 रुपए अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता होगी उसमें, तो उसकी भी मांग की जा सकती है, लेकिन वह 30 दिन के अंदर ही आप मांग सकते हैं। यदि सूचना का निर्धारित समय 30 दिन बीत गया तो वह सूचना फिर आपको सशुल्क नहीं देनी पड़ेगी, फिर निःशुल्क आपको देना पड़ेगा। ये इसका विशेष पक्ष है। इसमें है A3 A4 साइज के लिए 2 रुपए प्रति पेज है और A3 A4 साइज से बड़ा साइज है तो जो भी वास्तविक लागत जो वहां का जन सूचना अधिकारी निर्धारित करेगा उसके लिए मांग सकता है। इसमें जो सूचना के लिए वह अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए भी मांग सकता है। अभिलेखों के निरीक्षण के लिए भी निर्धारित शुल्क रखा गया है। 1 घंटा अथवा उससे कम समय के लिए 50 रुपए है। उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए प्रत्येक 15 मिनट जो बाद के होंगे उनके लिए प्रति 15 मिनट 25 रुपए रखे गए हैं। तो ये उसके लिए शुल्क रखा गया है। हमने अभी बताया कि आपके आरटीआई रजिस्टर में इसका उल्लेख भी करना आवश्यक होगा। इसमें यह विशेष ध्यान देने की बात है कि जो निर्धारित समय 30 दिन का रखा गया है वह 30 दिन के अंदर ही आप उसकी मांग करके आप उससे निर्धारित शुल्क की प्राप्ति का अनुरोध कर सकते हैं, उसके लिए कह सकते हैं। 30 दिन के बाद की जब स्थिति आती है तो हमारा ये अधिकार खत्म हो जाता है कि हम उससे शुल्क की मांग कर सकते हैं। प्रायः ऐसे केसेस हैं जिसमें 30 दिन बीत जाता है और तब भी हम मांग करते हैं, तो वह नियमानुसार गलत माना जाता है। आवेदनकर्ता जब 6(1) के अंतर्गत आवेदन करता है, उसकी कार्यालय में पंजीकृत जो रजिस्टर है जिसको आरटीआई रजिस्टर कहते हैं, जिसका फॉर्म 3 आपने देखा ही है, तो उसमें एंट्री हो जाती है। उसके बाद की जिम्मेदारी आरटीआई ऑफिसर की संबंधित पीआईओ जो होता है अर्थात जन सूचना अधिकारी जो होता है उसकी हो जाती है और वह अपने विनिश्चय के अनुसार वह सूचना या तो ट्रांसफर करेगा, हमने अभी बताया, और यदि वो सूचना का धारक है तो सूचना देगा। अभी बताया कि सूचना यदि उसके कार्यालय से संबंधित नहीं है
तो वह धारा 6(3) के अंतर्गत जिस कार्यालय से संबंधित है उसको अंतरित करेगा। अंतरण करने का समय निर्धारित है, वह 5 दिन का है, 5 दिन के अंदर ही वह अंतरित करेगा। और यदि उसके यहाँ सूचना से संबंधित धारणीयता है, सूचना धारक के रूप में वह अथवा उसके कार्यालय से संबंधित किसी व्यक्ति अथवा विशेष अधिकारी के द्वारा है, तो उसको धारा 5(4) और 5(5) के अंतर्गत वह अंतरित कर सकता है। यह जो पक्ष था वह महत्वपूर्ण है, जो हम प्रायः करते हैं। अपील के संदर्भ में हमने बताया धारा 7 और धारा 7 की उपधारा 1 है, जिसके अंतर्गत यदि आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई तो वह आवेदन करेगा अपील के रूप में, और वह अपील करने के पश्चात वह संबंधित प्रथम अपीली अधिकारी उन साक्ष्यों के साथ में स्पष्ट करेगा कि वह सूचना उसे नहीं मिली है और उसे सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्पष्ट धारा 7(6) है। समय सीमा के बीतने के पश्चात सूचना निःशुल्क देना होगा। आवेदन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वह सूचना आपसे संबंधित भी नहीं है और वह सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो आवेदन किया है वह स्वीकृत करने योग्य भी नहीं है। कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है कि उसने संबंधित फीस न लगाई हो, तो इसमें एक विनिश्चय कर लिया जाता है कि संबंधित सूचना की फीस यदि उसने नहीं दी है तो शुल्क से मुक्ति से संबंधित जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत तो नहीं आता है। यदि शुल्क से मुक्ति के अंतर्गत आता है तो उसका भी वो साक्ष्य लगाएगा। शुल्क से मुक्ति किसको मिली हुई है? शुल्क से मुक्ति जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और जो निर्धारित सीमा में जिनकी आय है वह शुल्क से मुक्ति से के पात्र हैं, लेकिन उसके संदर्भ में उसको निर्धारित साक्ष्य लगाना होगा। यदि शुल्क नहीं है तो हम अस्वीकृत भी कर सकते हैं, परंतु कभी कभी कुछ अपवाद स्वरूप भी इसमें देखने को मिल जाता है। जो केसेज माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ होते हैं तो कभी कभी शुल्क मुक्ति का पात्र न होने पर भी कभी कभी जनहित में यदि वह स्थिति है और उसकी गंभीरता को आयुक्त महोदय अपने विवेक के अनुसार समझते हैं तो उस पर भी कार्यवाही के लिए वह अपेक्षा की जाती है, वो सूचना उसको दी जाएगी। आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए यदि वह अस्पष्ट है और आपकी धाराओं के अंतर्गत नहीं आता है तो कारण सहित स्पष्ट करना होगा कि किन कारणों से वह अस्वीकृत किया गया है और यह उसे सूचित भी करना पड़ेगा कि हाँ किन कारणों से यह आपकी आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वह सूचना प्रकट किया जाना ठीक नहीं है। कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई जांच चल रही है तो उसके बारे में सूचनाएं प्रकट किया जाना उचित नहीं होता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रकट किए जाने से छूट भी दी गई है। और वह छूट किस किस को है? यह धारा 8 के अंतर्गत है।
सूचना से छूट के संदर्भ में यदि न्यायालय या अधिकरण द्वारा निषिद्ध या अवमानना से संबंधित, सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता, उसकी अखंडता या उस राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसको सूचना दी जाए। या किसी अपराध के करने का कहीं उद्दीपन होता है, यदि कहीं ऐसा इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस यदि कहा जाए, तो कोई आवश्यक नहीं है कि वह सूचना दी जाए। फिर जिस धारा के अंतर्गत हम छूट पाने के हकदार हैं कि सूचना के प्रकट किए जाने से छूट मिली हुई है, वह किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार यदि भंग हो सकते हो तो ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। सूचना जिसमें वाणिज्यिक, विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा, जिसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, यदि यह सम्मिलित है, जिसके प्रकट करने से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंच सकता है, या यदि कोई लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में आवश्यक है, अर्थात यदि लोकहित से संबंधित नहीं है तो भी आवश्यक नहीं है कि वह सूचना उसको दी ही जाए, उससे छूट है। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना यदि लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोकहित में आवश्यक है। धारा 8 की एक धारा है कि किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना है तो उसको भी प्रकट नहीं किया जाएगा। सूचना जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई सूचना यदि हो और जिससे उसको हानि पहुंच सकती हो, तो ऐसे सुरक्षा के प्रयोजन के संदर्भ में सूचना दिए जाने से छूट मिली हुई है। सूचना जिसके प्रकट करने से अन्वेषण या अपराधियों के गिरफ्तार करने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी, इसको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहेंगे। हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में कभी कभी कुछ जांचें चला करती हैं, तो अब उन जांचों के संदर्भ में उस सूचना से संबंधित यदि सूचना को दे दी जाए तो तमाम सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें उसके अन्वेषण में या उसके अभियोजन की क्रिया में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये स्पष्ट उल्लेख जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 जा यह स्पष्ट छूट प्रदान करती है कि जिसके प्रकट करने से अन्वेषण या अपराधियों के गिरफ्तार करने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी तो ऐसी सूचना को प्रकट किया जाना आवश्यक नहीं है, अर्थात वह जन सूचना अधिकारी ऐसी सूचना को प्रकट नहीं करेगा। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद के सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा यह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय को पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात यह आवश्यक है कि वह जो मंत्रिमंडल के कागज पत्र हैं, जो विचार विमर्श होते हैं, वह किन संदर्भों में है, यदि गोपनीय है तो निश्चित रूप में प्रकट नहीं किए जाएंगे, परंतु यह विनिश्चय कर लिया जाएगा कि यदि वह जनता के हित में है और लोकहित में प्रसारित करना उचित है तो वह दिए भी जा सकते हैं।
सूचीबद्ध जो ये धारा की जो सूचियां हैं, इसमें जो वह सूचना है जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकट करने का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं है, या जिससे व्यष्टि एकांतता माने उसकी निजता पर अतिक्रमण यदि हो रहा है, जिसको आप कह सकते हैं थर्ड पार्टी, तो जो उससे संबंधित सूचना है, व्यक्ति विशेष की जो सूचना है, यदि वह किसी लोक हित में नहीं तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हाँ, यदि उसका संबंध किसी विशेष लोकहित में समाहित है तो उसका प्रकट किया जाना तो विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है। लेकिन यदि वह उसकी निजी है, व्यक्ति विशेष की है, उससे उसकी निजता का अतिक्रमण होता है, तो ऐसी सूचना दिए जाने के लिए निषेध है। यहां पर यह एक विशेष बात रखी गई है, जो थर्ड पार्टी की बात रखी गई है, वह विशेष उल्लेख धारा 11 में। इसमें यद्यपि 8 यहाँ जो है वह एक स्वरूप देता है व्यक्तिगत सूचना के संबंध में, लेकिन जो इसका एक थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो सूचना से संबंधित बात कही गई है, वह जो धारा 11 पर विशेष उल्लेख किया गया है, वह धारा 11 जो है वह स्पष्ट रूप में कहती है कि जहां किसी यथास्थिति ऐसी सूचना की मांग की जाती है जो पर व्यक्ति से संबंधित है और उस व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, तो वह सूचना यह आवश्यक नहीं है उसे दे ही जाए। यह सूचना उस व्यक्ति विशेष से उसकी कंसेंट माने उसकी सहमति लेने के पश्चात दी भी जा सकती है। तो जो लोक सूचना अधिकारी है वह आवेदनकर्ता की उस अनुरोध के प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की ओर से लिखित रूप में सूचना देगा कि हाँ भाई, आपकी सूचना फला द्वारा मांगी जा रही है, यदि आप सहमत हैं तो वह सूचना उसको उपलब्ध करा दी जाए। पर व्यक्ति को सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा और वह पर व्यक्ति जो निर्धारित समय सीमा में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अथवा उस आवेदन की समय सीमा समाप्त होने पर उसका अनुरोध जो आया है उसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है, तो यह मान लिया जाता है सूचना उसको दिया जाना उचित नहीं। इसमें प्रथम अपील से संबंधित जो बात कही जाती है, तो वो प्रथम अपील प्रायः विभागीय जो वरिष्ठतम जो विभागाध्यक्ष जो कहा जाए, अभी थोड़ी देर बाद उस विभागाध्यक्ष को प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में प्रायः नामित किया गया है। तो उसका नाम, पद नाम, कार्यालय और उसका पता, यदि फोन नंबर है तो यह भी उसकी सूचना के साथ में भेजा जाएगा। तो यह बात मुख्य रूप में जो आपको बताई गई है, यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो क्रियात्मक पक्ष है, जो इसका ऐसा स्वरूप जो हम लोग प्रायः अपने दैनिक कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं,
अनुप्रयोग करते हैं उसके बारे में है। इसमें आवेदन आप लोग भी कभी कभी अपने कार्यों से संबंधित सूचनाएं चाहते होंगे। आप भी कभी ऐसी स्थिति में होते होंगे कि हमें भी कोई सूचना किसी कार्यालय से मांगनी पड़ती हो, तो उसके लिए भी आप आवेदन करते होंगे। तो उसके लिए विशेष ध्यान देने की एक आवश्यकता है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश की जो सूचना का अधिकार नियमावली 2015 है, उसकी जो धारा 4 है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हम उल्लेख विशेष रूप में आपसे करना चाहेंगे। इस धारा 4 के अंतर्गत जो मांगी गई सूचना है, कभी कभी ऐसे मन में आता है कि हाँ, जो सूचना है वह अगर पूरी की पूरी हमें मिल जाए या संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सूचना आप समाहित करके मांगना चाहें, जो कि संबंधित सूचना धारक जिससे कि आपने आवेदन किया है उसके पास नहीं है, वह संकलित करके ही दे सकता है, तो ऐसी स्थिति को स्पष्ट रूप में वर्जित किया गया है। इसके लिए आप ये जान लें कि इसमें धारा 4(2) ख में है, उसमें मांगी गई सूचना के संदर्भ में जो उसकी धारा 1 है कि ऐसे अनुपलब्ध आंकड़ों का नया संग्रह किया जाना अंतर्वलित नहीं होना चाहिए। माने जो आप यह मान के चलते हैं कि यह सूचना इकट्ठा करके फिर जो है आपको दे दी जाए, तो कृपया ऐसे आवेदन बिल्कुल ना करें। और यदि कोई ऐसा आवेदन करता है तो वह आवेदन पोषणीय नहीं माना जाता है, अर्थात उस आवेदन की जो कार्य रूप क्षमता है वह मृत प्राय हो जाती है। 2 में, उसकी धारा 2 में है कि जो विद्यमान आंकड़ों का नए सिरे से निर्वचन या विश्लेषण करने या विद्यमान आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने या धारणा बनाने या परामर्श या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह मैं स्पष्ट कर दूं कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 और तत्संबंधित नियमावली 2015 के अंतर्गत आप केवल सूचना ले सकते हैं या सूचना दे सकते हैं। यदि आप आवेदन करता हैं तो आप संबंधित सूचना धारक से जो सूचना है वह आप प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आप यह चाहें कि वह उसका विश्लेषण करके दे और उन आंकड़ों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल करके दे या कोई अपनी धारणा स्पष्ट करे या उसमें कोई परामर्श दे या राय दे, तो यह इस धारा में स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है कि आप ना तो राय दे सकते हैं और ना ही राय प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जन सूचना अधिकारी है वह यथावत जैसी सूचना है वैसी की वैसे ही दे सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। यह आवश्यक नहीं है कि वह सूचना के संदर्भ में कोई निजी राय दे या परामर्श दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप यदि आवेदनकर्ता के रूप में है तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ना करें जो कि धारणा बनाने या परामर्श या राय आदि देने से संबंधित हो। इसकी धारा 3 में स्पष्ट एक उल्लेख है कि काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना अंतर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तमाम बार ऐसे काल्पनिक प्रश्न किए जाते हैं, यदि ऐसा होता तो ऐसा है, यदि आपके यहाँ फला सूचना है, तो अब वह यदि वाले विषय अधिकांश काल्पनिक हो जाते हैं और प्रश्न करते समय में हम क्यों के औचित्य को भी नहीं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए। इसकी धारा 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रश्न क्यों जिसके माध्यम से किसी कार्य के किए जाने अथवा न किए जाने के औचित्य की मांग की गई हो, इसका मतलब
कि ऐसा क्यों किया गया, तो इसका उत्तर वह संबंधित जन सूचना अधिकारी आपको नहीं दे सकता है। स्पष्ट उल्लेख है कि क्यों जिसके माध्यम से किसी कार्य के किए जाने अथवा न किए जाने के औचित्य की मांग की गई हो का उत्तर दिया जाना अंतर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने ऐसी सूचना मांग ली जो बहुत विस्तृत होती है और इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह सूचना आपको दे पाना कठिन होता है। बतौर जन सूचना अधिकारी यदि उस मांगी गई सूचना के बारे में यदि पूरे ऑफिस को लगा दिया जाए तो शायद कई माह और कई हो सकता है कई वर्ष भी निकल जाएं और वह सूचना संकलन होती रहे। तो यह भी इस नियमावली 2015 की जो अभी हमने धारा बताई आपको 4(2) ख की जो 5वीं धारा है, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वह इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि उसके संकलन में संसाधनों का अनुपाती रूप से विचलन अंतर्ग्रस्त हो, जिसके कारण से संबंधित लोक प्राधिकरण की दक्षता प्रभावित हो जाए। तो यह भी आवश्यक है कि आप ऐसी सूचना बिल्कुल ना मांगें, और यदि कोई सूचना ऐसी मांग कर रहा है जिससे आपके कार्यालय की दक्षता प्रभावित होती है, तो ऐसी सूचना दिए जाने से आप इनकार कर सकते हैं, वह पोषणीय नहीं माना जाएगा। कभी कभी हमने देखा है कि लोग अपनी विस्तृत गाथा आवेदन में कर देते हैं। निर्धारित प्रारूप तो 2015 में आया ही है, उस प्रारूप के अतिरिक्त वह कई पृष्ठों में ऐसी सूचना के संदर्भ में पूरा विस्तृत विवरण लिख देते हैं और विवरण लिखने के बाद ही उसमें बीच बीच में अपने प्रश्नों को अंकित कर देते हैं या प्रश्नों को अंतर्निहित कर देते हैं। तो इसके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख हमारी इस नियमावली में है कि वह जो अनुरोध किया गया है, जो आवेदनकर्ता के द्वारा अनुरोध किया गया है, वह 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि वह 500 शब्द के अंदर ही होना चाहिए, तब वह पोषणीय माना जाएगा और उसकी सूचना संबंधित जन सूचना अधिकारी आपको देगा। यदि वह आपका आवेदन जो कि 500 से अधिक शब्द वाला है, तो वह उसे अस्वीकृत करते हुए आपको कह सकता है कि आपका आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है। इसके बाद आती है बात कि यदि कोई लोक सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं देता है और सूचना के बाद, मतलब सूचना से बाद से आशय है कि वो सूचना न देने वाले संदर्भ में 30 दिन का निर्धारित समय व्यतीत कर देता है, तो प्रथम अपील पर आवेदन करता जाता है और उस आवेदनकर्ता के द्वारा वह अवधि के पश्चात प्रथम अपील जब की जाती है तो उसको भी वह 45 दिन तक अपने यहाँ उसकी प्रतीक्षा करता है कि हाँ, इसका हमें उत्तर मिल जाएगा। फिर भी यदि उसको उत्तर नहीं मिल पाता है तो वह प्रथम अपील के विनिश्चय की अवधि समाप्त होने पर 90 दिन के भीतर, उसके बाद फिर 45 दिन मिल जाते हैं उसे, 90 दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जा सकती है। दूसरी अपील 90 दिन के बाद भी आयोग में दी जा सकती है। यह आयोग के ऊपर निश्चय किया जा सकता है कि आयोग का अपना विवेक है कि वह
विलंब के आधार पर यदि वह महत्वपूर्ण है तब भी वो ले सकता है, उस अपील को ग्रहण कर सकता है। उस अपील जो की जाती है वह अपील द्वितीय अपील कहलाती है, जो कि आयोग में होती है। आयोग में संबंधित केस निर्धारित होता है और वह उस केस की सुनवाई होती है। उस केस में निर्धारित तिथि के दिन दोनों पक्षों को नोटिस भेजी जाती है। दोनों पक्ष निर्धारित तिथि को यदि आते हैं तो अपना अपना पक्ष रखते हैं। अपना अपना पक्ष रखने के बाद आयोग को यह उचित होता है कि हाँ, यह सूचना किस प्रकृति की है, किस रूप में है, तो वह अपना एक आदेश होता है, उस आदेश का अनुपालन संबंधित लोक सूचना अधिकारी या संबंधित जन सूचना अधिकारी को करना होता है। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी उस आदेश को नहीं मानता है। यदि वह लोक सूचना अधिकारी नहीं मानता है तो क्या होता है कि संबंधित आवेदनकर्ता आयोग के संज्ञान में उसको लाता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोग फिर दंड के विधान को भी रखता है और धारा 20 के अंतर्गत फिर दंड निर्धारित करने की भी प्रक्रिया है, जो कि आयोग करता है 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम 25,000 रुपये कर सकता है। वह ऐसी स्थिति प्रायः आती तो नहीं है, लेकिन कभी कभी यह स्थिति ऐसी बन जाती है कि आयोग मजबूरीवश या कहें कि नियमों का पालन लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता है तो वह दंड निर्धारित करते हुए संबंधित विभाग को प्रेषित करता है। उस आदेश की प्रति साथ में भेजता है और वह प्रक्रिया फिर विभाग के माध्यम से की जाती है, जिसमें निर्धारित जो दंड की धनराशि है वह भी स्पष्ट करता है आयोग, और माननीय आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया दंड होता है उसके लिए भी एक लेखा शीर्षक दिया गया है। उस लेखा शीर्षक में 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं -60 अन्य सेवाएं -800 अन्य प्राप्तियां -15 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अधिरोपित शास्तियां। तो इस लेखा शीर्षक में उसको फिर संबंधित जो डीडीओ है, अर्थात जो आहरण वितरण का जो अधिकारी है, उसके संज्ञान में यह होना चाहिए कि वह जो लेखा शीर्षक है उसके अंतर्गत वह पैसा फिर जमा किया जाता है। ये तो रही जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उससे संबंधित नियमावली 2015। इसके संदर्भ में अब मुख्य बिंदु हम आपको स्पष्ट कर दें कि आपने अभी तक समझा क्या है। इसमें यह जो अधिकार अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है और यह 2005 में जब बना था उस समय जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर यह लागू किया गया था। लेकिन आपको बता दें, जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर
और लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा मिल गया, तो यह जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, यह उस राज्य पर भी स्वतः फिर लागू हो गया और आज वह एक भारत का अभिन्न अंग है, उस पर भी लागू होता है। तो यह थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना आवश्यक था कि जो ये 15 जून 2005 को जो ये अधिनियम आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, वह उस समय तो जम्मू और कश्मीर राज्य में नहीं था, लेकिन वर्तमान में वह अपना राज्य बन जाने के कारण से उस पर भी अब यह अधिनियम स्पष्ट रूप में लागू हो गया है। यदि आपकी कोई सूचना जम्मू और कश्मीर राज्य से है, लद्दाख से संबंधित है, तो निसंकोच आप आवेदन कर सकते हैं और वहां से अपनी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष बात थी। आपके इस सत्र की हम चाहेंगे कि इंटरेक्शन आपसे रूबरू हो, तो आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। हमें इस समय कुछ चैट बॉक्स में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस वजह से आपके प्रश्नों को हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आपके अंतर्मन में कौन से शब्द होंगे, कौन से प्रश्न होंगे। तो आज के इस सत्र की जो संक्षिप्त जो सारांश है, वह हम इस रूप में कहें कि धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन किया जाता है। यदि वह आवेदनकर्ता की सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है किंतु आप उसके सूचना धारक नहीं है, तो उसको धारा 5455 के अंतर्गत आप किसी अन्य लोक प्राधिकारी जिसकी भी आप सहायता लेना चाहें उसे आप अंतरित कर सकते हैं। परंतु यह सूचना यदि आपके कार्यालय से संबंधित नहीं, किसी अन्य कार्यालय से संबंधित है, तो आप 5 दिन के अंदर यह ध्यान रखिएगा कि निर्धारित अवधि बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है कि किसी भी दशा में 5 दिन के बाद अंतरित नहीं किया जाएगा यदि दूसरे कार्यालय से संबंधित। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि आवेदन पत्र आवे, उस पर टाइम बाउंड है, समयबद्धता है कि आपको उसे धारा 6(3) के अंतर्गत किसी अन्य कार्यालय को अंतरित करना होगा और इसके लिए आपको अपने कार्यालय में जन सूचना अधिकार अधिनियम संबंधी एक रजिस्टर भी बनाना होगा, जो निर्धारित प्रारूप उसकी नियमावली 2015 में स्पष्ट रूप में दी गई है। हम कुछ आपको लिंक भी बताना चाहेंगे। इसमें कुछ लिंक हैं जिसको आपको हम बताना स्पष्ट चाहेंगे। एक तो है upic.gov.in, आप नोट करना चाहें। एक हमारी वर्ड पर इसमें पेन ड्राइव में उसके वर्ड फाइल में उसके पास में है, मीटिंग के पास में क्या बोले, लिंक वाला, हाँ, टाइप पेस्ट किया। तो वह लिंक जो है हम आपको पीपीटी क्या बल्कि आपको स्पष्ट रूप में अभी हम दे भी देंगे। हम तब तक के मौखिक रूप से आपको स्पष्ट कर दें कि जो राज्य लोक सूचना से संबंधित जो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग है, वह उसका जो लिंक है upic.gov.in है। आप उस पर जब जाएंगे तो वहां पर आपको RTI 2005 का जो एक्ट है वह स्पष्ट रूप में मिलेगा और उसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश की जो नियमावली बनाई गई है 2015 की, वह भी उसमें दी गई है, वह भी मिलेगी और उसको आप अध्ययन करके आप अपने दैनिक कार्यों को, जन सूचना के कार्यों को बढ़िया तरीके से निपटा सकते हैं। वर्तमान में जन सूचना अधिकार अधिनियम का जो स्वरूप है वह
ऑनलाइन के रूप में भी आ गया है। आप जानते ही हैं कि कोरोना का समय है, हम आप इस समय फेस टू फेस ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, कारण कि कोरोना की जो गति है वह काफ़ी कुछ खराब स्थिति में फैल रही है। तो जाहिर सी बात है कि आवेदन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन प्रक्रिया बना दिया गया है। इसमें 300 से अधिक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको शामिल कर लिया गया है, लेकिन अभी कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको शामिल करना बाकी है, वो भी धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। तो आप इस आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी आप RTI ऑनलाइन गूगल पर डालेंगे तो आपको यूपी के संदर्भ में वह स्पष्ट रूप में खुलेगा और आप उस पर अपनी गूगल पे या जो भी आपका गेटवे प्रोसेस हो, 10 रुपये का जो शुल्क है उसको अदा करने का, उस प्रोसेस को अपना करके आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात ये भी है, कुछ अपील माननीय राज्य सूचना आयोग को जाती हैं, लेकिन कुछ अपीलें केंद्रीय लोक सूचना आयोग को भी जाती हैं। और केंद्रीय लोक सूचना आयोग जो है वह दिल्ली में है, उसका CIC है, अपने उत्तर प्रदेश का UPIC है, और जो केंद्र सरकार है उसका जो डिपार्टमेंट जो माननीय केंद्रीय सूचना आयोग है वह CIC.gov.in है। इसकी पेन ड्राइव में इसकी, हाँ, इस उस पे जो वर्ड फार्म में थी, हाँ वर्ड फार्म की दे दे तो लोगों को दे दो, दें उसको कहाँ हम आपको जो लिंक है वो आपको स्पष्ट दे रहे हैं। वर्ड लिंक रिलेटेड टू RTI। ये तो इसके अलावा भी क्या, इसके अलावा भी एक है, क्यों इसके अलावा एक है, वो कहाँ गई? तीन नहीं है, इसके अलावा थी। और PDF चलिए कोई बात नहीं, इसको उसको बुलाओ, इसको ले बुलाओ। कार्मिक विभाग की तरफ से भी कुछ सर्कुलर्स हैं, उसके लिए आप वेबसाइट पे उसकी भी देख सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। DOPTCIRCULARS.nic.in है। एक वेबसाइट है RTI.gov.in, इस पर भी आप देख सकते हैं, हमने अभी पहले बताया ही CIC.gov.in। तो ये जो संक्षिप्त सूचना है ये आपकी RTI के बारे में रही। अगला सत्र फिर कभी लेंगे तो फिर और भी इससे संबंधित जो आपके प्रश्न होंगे उन पर ध्यान देंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।